हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वन सेकेंड बच्चे। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की कक्षा को। इससे पहले थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग अर्पित, गुड मॉर्निंग उज्ज्वल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जनातुल, गुड मॉर्निंग बच्चे। आवाज़ क्लियर आ रही ना आप तक? गुड मॉर्निंग शिव। चलिए तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बाकी साथियों के साथ में भी, और हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट का आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका रीज़न पूछा हुआ है, बताइए। पेयजल को शुद्ध करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन से ये आपका क्वेश्चन है। वाटर पॉल्यूशन मतलब कि गंदा पानी, है ना। तो बच्चे गंदे पानी को अगर पीने लायक बनाना है, तो जो पीने का पानी है अगर उससे हमें इम्प्योरिटीज़ हटानी है, तो इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा या तो क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कहते हैं, और या तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल होता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम पोटेशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल करते हैं, बताइए क्या रीज़न है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। इसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहले है आपका कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये जल की अशुद्धियों को घोल देता है, या फिर आपका ये एक फर्टिलाइज़र है, ठीक है, या फिर आपका ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, या फिर ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या काम करता है पोटेशियम परमैंगनेट? ये क्या काम करता है बच्चे? ये ऑक्सीकारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना कि ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसीलिए जो भी आपके हैवी मेटल्स होते हैं ना पानी में, उसको ये तोड़ देता है, ब्रेक करता है, ठीक है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता है जनरल साइंस में, आप लोगों के काम आएगा। वहाँ पे बच्चे आपको पूछा जाएगा कि किस कलर का है, तो ये आपका है डार्क पर्पल, ठीक है, या फिर ब्रॉन्ज, भूरे रंग का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसमें बच्चे इसकी जो खासियत है, प्यूरिफाई कैसे करता है ये ड्रिंकिंग वाटर को, ये जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और ये जितने भी आपके डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होते हैं, पानी में अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि आयरन के हो गए, जैसे कि मैग्जीन हो गया, है ना, जैसे कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, तो ये जितने भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर हैवी मेटल्स है पानी में, उनको ये ब्रेक करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई थी। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी बात इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सही है, कौन सी बात सही है। अब आपके कमेंट मुझे दिख नहीं रहे आज। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया हुआ है, बीएचईएल में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? बच्चे इसके लिए तो आप वेक सर की जो पूरी इन्होंने नोटिफिकेशन लिया है बीएचईएल का ना, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो नोटिफिकेशन प्रॉपर चैनल पे हमारा लिया गया है उसे आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको बताई गई हैं कि किस तरीके से जो है आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। आप वहाँ पे देखिए, नहीं आता है समझ में तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके साथ स्टैटिक भी अटैच करूँगी बच्चे,
बहुत जल्दी करंट अफेयर आपका थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, उसके बाद में स्टैटिक के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी एक्सप्लेनेशन में भी मैं बहुत सारे स्टैटिक की चीज़ें जोड़ रही हूँ, तो उसे जो है आपको साथ साथ में याद करना है। बताइए कौन सा है ये है, ठीक है। संगठन कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कहा जा सकता है। तो ये इसका संगठन का, इसकी स्थापना कनाडा में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इन्वायरमेंट को, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसको सरकारों से कैसे बचाएं, है ना। अब देखिए आपको पता है कि जो भी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ होती हैं किसी भी कंट्री में, वो पॉलिसीज़ हम तो नहीं बनाते हैं, हमारी सरकारों के द्वारा बनाई जाती हैं। और बहुत समय जो है आपका, बहुत समय क्या, अधिकतर समय जो है ऐसा होता है कि सरकार जो है इन्वायरमेंट को मद्देनज़र नहीं रखती पॉलिसी को बनाने में, है ना। सिर्फ विकास देखा जाता है, सतत विकास नहीं देखा जाता है। तो ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, और ऑर्गेनाइजेशन बना करके जो है सरकारों पर दबाव बनाया जाए कि इस तरीके की नीति नहीं बनानी जिससे कि इन्वायरमेंट पे कोई गलत असर पड़े, ठीक है। तो इसमें बच्चे दोनों ही बातें आपकी सही हैं, दोनों सही हैं। अब थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको याद रखना है। देखिए इसका लोगो जो है ना, ये सिर्फ ऐसे दिखता है, ठीक है। अर्थ है इसमें, और ग्रीन पीस जो है आपका लिखा हुआ है, इस तरीके से इसका लोगो है। और ये जो है 1971 में कनाडा में बना था, लेकिन वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड की राजधानी में है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडम, ठीक है। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। बाकी बनाई कनाडा में था 1971 में। और ये क्या है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल कैंपेन है, या फिर कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट या फिर एनजीओ कहा जा सकता है, ठीक है। जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में, उनके द्वारा जो है बनाया गया एक ग्रुप है, द ग्रीन पीस। अगला प्रश्न है आपका WWF, इसके संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। इसका उद्देश्य आनुवांशिक प्रजातियों और पारिस्थितिकीय तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है। फिर है आपका कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। फिर है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। और फिर है कि इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। बताइए, कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था WWF। इसका लोगो बहुत पूछा जाता है, जो कि है पांडा। बताइए बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चे। शिव, मेक इट इजी क्लास कब से स्टार्ट हुआ है? ये क्लास, पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, चैनल की बात कर रहे हैं आप? बताइए। WWF वर्ल्ड वाइड फंड, इसके बारे में ये 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात है जो कि सही नहीं है। देखिए ये बच्चे आपका, अगर यहाँ पे ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये वो एक दूसरे को जो है ये गलत ठहरा रहे हैं, ठीक है। पहला वाला कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है, और फिर दूसरा कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संगठन है ना। तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक ही बात सही होगी। तो बच्चे ये जो आपका WWF है, ये एक एनजीओ के जैसे काम करता है, इसमें यूनाइटेड नेशन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पर्यावरण संगठन है, ठीक है। तो तीनों ही बातें इसके बारे में सही हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चे इतना आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है ये आपका WWF। अगला है, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुए हैं? यूरो स्टैंडर्ड, यूरो नॉर्म्स या फिर यूरो स्टैंडर्ड्स, ये भारत में कब लागू हुए हैं? ये भारत में आपके कब लागू हुए हैं? 1 जून 1999 है, 1 अप्रैल 2000 है, 1 अप्रैल 2001 है, या फिर 1 जून 2002 है। भारत में यूरो मानदंड, देखिए पहले तो प्रश्न से ये समझिए कि जो यूरो स्टैंडर्ड्स हैं या फिर यूरो नॉर्म्स है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड, लेकिन इन्वायरमेंट में किस चीज़ से रिलेटेड जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये नॉर्म्स, ये कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बच्चे याद रखना है कि जो यूरो नॉर्म्स है ये व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड है ना। जब गाड़ियां सड़क पे चलती हैं उससे होता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किस वजह से होता है? क्योंकि गाड़ियों में जो आपका फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, वो फ्यूल जब बर्न होता है तो बर्न होने के कारण जब वो जलता है तो जलने से आपकी गाड़ी को तो एनर्जी मिल रही है, लेकिन वहाँ से जो आपकी गैसेस निकल रही हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करती हैं। मेनली कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चे, कौन कौन सी गैसेस हैं जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट है? इसमें आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, एक आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक आपका जो है पार्टिकुलेट मैटर है। तो गाड़ियों में किस तरीके का फ्यूल इस्तेमाल किया जाना चाहिए और वहाँ से कितना इन सभी गैसेस का एमिशन होना चाहिए, उसके लिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्या किया गया है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा कुछ रेगुलेशंस के
कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें कि क्या कहा जाता है, यूरो नॉर्म्स कहा जाता है। अब भारत के बारे में बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि भारत ने जो है आपका ये कब एप्लीकेबल किया था। तो भारत में अगर आप लोग देखेंगे तो भारत में इसे अगर पर्टिकुलर बच्चे आपका कहा जाए ना, तो भारत में जो है 1 जून 1900 नहीं, ये आपका 1 अप्रैल 2000 से इसे इम्प्लीमेंट किया गया, इसे याद रखना, ठीक है। 2000 से इसे जो है आपका स्टार्ट किया गया भारत में। और जब भारत में यूरो नॉर्म को इम्प्लीमेंट किया गया तो इसे यूरो नॉर्म के नाम से नहीं किया गया, भारत में इसे नाम दिया गया भारत स्टेज, ठीक है। भारत स्टेज नॉर्म्स जो है इसे नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो यूरो नॉर्म्स है ये किस चीज़ से रिलेटेड है और किसके द्वारा इन्हें जारी किया गया था, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है आपका जारी किया गया था। अगला है पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई, बताइए। पर्यावरण विभाग एक अलग सा डिपार्टमेंट है, ये एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, कौन से साल में इसकी स्थापना हुई? 1972 है, 77 है, या फिर आपका 79 है, 80 है। कंप्यूटर का क्लास भी लेना है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे बच्चे, ठीक है, कंप्यूटर के क्लास भी आएंगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब इसमें बताइए कौन से वाले सन में एक पर्यावरण विभाग की स्थापना की। इसमें बच्चे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। पहले तो याद रखना, अगर विभाग पूछा रहेगा, डिपार्टमेंट पूछा रहेगा, तो डिपार्टमेंट जो है आपका 1980 आएगा, ठीक है। 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। अब थोड़ा सा ये याद रखना बच्चे कि ये जो आपका मिनिस्ट्री बना है ना, ये 1980 में नहीं बना था, पहले ये जो है एक डिपार्टमेंट बना था 1980 में। उसके बाद में जो है आपका 1986 में जाकर के आपका एक अलग मंत्रालय बन गया, ठीक है। दोनों में अंतर समझते हैं ना, ये सिर्फ आपका एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, और उसके बाद में एक पूरा का पूरा मंत्रालय जो है आपका बना दिया गया बाद में जो है 1986 में, ठीक है। अब इसके लिए वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये जो आपके मिनिस्टर हैं जो कि इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, दोनों का नाम याद रखना। जो बच्चे हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कि इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं वर्तमान में, इनका नाम है भूपेंद्र सिंह यादव। और दूसरे जो आपके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इनका नाम है कीर्ति वर्धन सिंह, ठीक है। तो 2 जो है आपके मंत्री हैं जो कि अभी वर्तमान में इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, ठीक है। और इस मंत्रालय में जो है आपका बच्चे, ये पहले मंत्रालय नहीं था, ये पहले सिर्फ एक डिपार्टमेंट था। 1980 में डिपार्टमेंट को बनाया गया था, बाद में डिपार्टमेंट जो है आपका बड़ा होकर के एक अलग से मंत्रालय बना दिया गया, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन आता है, जिसमें आपका वन आता है और जिसमें आपका पर्यावरण आता है, ठीक है। 3 चीजें इसमें आपके आती हैं। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। जल्दी से, जितने भी नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के इस तरीके के इन्वायरमेंटल रिलेटेड इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी आपका सेंटर है, कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सभी का हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए। कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, तो एक यही क्वेश्चन है आपका कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। देखिए, नेशनल लेवल का एक संस्थान है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर लोकेटेड है? पेड कोर्स में जो कंटेंट है, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल मोर देन इनफ है वो आपका, ठीक है। थ्योरी प्लस अभी इतने सारे एमसीक्यूज में करवा रही हूँ, वो मोर देन इनफ है। नागपुर में है, वेरी गुड बच्चे, ये आपका नागपुर में है, ठीक है। अभियांत्रिकी संस्थान याद रखना, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। अब इसके अलावा नेशनल लेवल पे कुछ और थोड़ा सा R&D करने वाले कुछ इंस्टीट्यूट है, उनका मैं आपको हेडक्वार्टर बता देती हूँ, वो भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले बच्चे आपका है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE, ये आपका देहरादून में है, ठीक है, इसका लोकेशन जो है देहरादून में है। दूसरा आता है आपका NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये जो है आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। और फिर आता है आपका इंडिया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB, ये आपका नई दिल्ली में है। और एक आपका बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये बच्चे आपके नेशनल लेवल के कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसे जो है आपका नीरी भी कहा जाता है, इसे थोड़ा सा याद रखना। कई बार बच्चे आपको नीरी दे देगा, तो शॉर्टकट में इसे जो है नीरी कहा जाता है। पूरा नाम इसका नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और ये लोकेटेड है आपका नागपुर में, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट है जो आपको याद रखने हैं। बाकी जो है जैसे बॉटनिकल सर्वे, जैसे आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, जैसे आपका सर्वे ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। अभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन है बच्चे सेम इसी तरीके का, ये देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट,
इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? बताइए, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन वाइल्ड लाइफ, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, और थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, कहाँ पर है बच्चे? इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है आपका? न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी नीरज कुमार, वेरी गुड बच्चे, ये आपका देहरादून में है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। चलिए, अभी तो जितने भी हमारे सेशन हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी और आएंगे, तो जब तक सेशन आपके खत्म होंगे तब तक ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो है एक ना एक बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन याद भी करना है साथ साथ में जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, कुछ ही चुनिंदा इंस्टीट्यूट मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बनी हुई इन्वायरमेंट के नाम पे। ठीक है, कुछ रिसर्च सेंटर है, कुछ R&D करती हैं। ठीक है, कुछ जो है आपका यूनिवर्सिटी है, पढ़ाती है इन्वायरमेंट के बारे में। तो बहुत सारी जो है इस तरीके की इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उनमें से कुछ कुछ जो है आपके चुनिंदा है जिनके बारे में मैं इसी तरीके से जो है एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगी, वो आपको याद रखने। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी जो है आपका आता जरूर है एग्जाम में। अगला है इको मार्क, ये क्या है? इको मार्क बताइए, इको मार्क क्या है? प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है, लाभकारी उत्पादन टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, या फिर पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है। बताइए, ये किस तरीके का बच्चे आपका मार्क है? किस तरीके का मार्क है ये? क्या करता है ये? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका आंसर? स्कीम फॉर लेबलिंग पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रियल यूनिट्स और स्कीम फॉर लेबलिंग इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन दोनों में से कौन सा है? इको मार्क, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड बच्चे। ये आपकी एक ऐसी योजना है, ऐसी स्कीम है जो कि आपको बताती है कि जिस प्रोडक्ट का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को एक तरीके से लेबल करने का काम किया जाता है इको मार्क योजना के तहत। अब इसके बारे में और क्या याद रखना है? एक तो बच्चे इसका ये जो लोगो है ना, इसे जरूर याद रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, लोगो देख रहे हैं ना आप, क्या दिख रहा है आपको? एक घड़ा है। ठीक है, घड़ा आपको टिल्टेड जो है घड़ा दिख रहा है, तो घड़ा याद रखना किसका लोगो है। उसके अलावा पूछा जाएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इको मार्क जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, और भारत में कब इंप्लीमेंट होना ये शुरू हुआ था। तो ये जो बच्चे स्कीम है इको मार्क स्कीम, ये जो है लॉन्च हुई थी 1991 में भारत में। ठीक है, और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे BIS को, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इशू करता है इको मार्क। ठीक है, उसके अलावा याद रखना कि कौन से मिनिस्ट्री के तहत से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री है आपका इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके तहत इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके अलावा बच्चे एक थोड़ा सा करंट का इसमें पॉइंट है कि अभी जो इको मार्क के जो आपकी स्टैंडर्ड पहले होते थे ना 1991 से जिनको जारी किया गया था, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया, उनमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। और वो कब जोड़ी गई? 2024 में। ठीक है, 2024 में इसमें कुछ नॉर्म्स थे, कानून थे, जिनको कि अपडेट किया गया है 2024 में, और इसे अपडेट किया गया है एक इनिशिएटिव के तहत। इस इनिशिएटिव को याद रखना है क्योंकि इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इस इनिशिएटिव को कहा जाता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल मिशन, इसे कहा जाता है, और ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो इसी के तहत जब ये आपका नया ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, तो इसी के तहत बच्चे कुछ नॉर्म्स में जो है इसको अपडेट किया गया है। ठीक है, इको मार्क को। तो इसकी शुरुआत हुई 1991 में। ये मिनिस्ट्री है जो इसे इंप्लीमेंट करता है, और ये आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हो जो कि इसको जारी करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अगला आपका प्रश्न है कि एशियाटिक वाइल्ड एस ये कहाँ पे पाया जाता है? बताइए, एशियाई जंगली गधा बच्चे कहाँ पर पाया जाता है? रिजल्ट कब आएगा? हमें तो लग रहा था कल आएगा, लेकिन होप कि शायद आज आ जाए बच्चे। ठीक है, आज आ सकता है आपका। मतलब इसमें ये नहीं, अभी बहुत लंबा समय नहीं इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे ALP का आया तो अभी जो है आपका 1-2 दिन में, कल लग रहा था कि आएगा, लेकिन हो सकता है कि आज या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कल आ जाएगा। हाँ, नहीं तो नहीं आएगा तो फिर वही करना पड़ेगा जैसे ALP में आपका हुआ था, है ना, ट्विटर कैंपेन। अब
बताइए ऐसी सरकार चुनने का क्या फ़ायदा जिसमें हम हर चीज़ के लिए जो है ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, उसके बाद में सरकार कोई डिसीजन लेती है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? इसका ये नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट समझते हैं, प्राकृतिक रूप से ये यहीं पाया जाता था, ठीक है, मतलब हम बाहर से नहीं लाए इसे, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से इसका ओरिजिन ही यहाँ पे है। तो भारत में बताइए बच्चे कहाँ पर पाया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, रन ऑफ कच्छ। वेरी गुड, कच्छ का रन है किधर? ये है आपका गुजरात में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो आपको याद रखना है बच्चे। कुछ जानवर हैं जो कि ओरिजिन जिनका भारत में है, ठीक है, उसमें से एक आपका जंगली गधा भी है। और ये जिस प्रोटेक्टेड एरिया में रहता है वो रन ऑफ कच्छ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अपने आप में, ठीक है। और इस रन ऑफ कच्छ के अंदर जो है आपका एक तो जो गिर नेशनल पार्क है ना, गिर का जो आपका जंगल है, उसके भीतर बच्चे आपका एक तो एशियाटिक लॉयन रहता है, ठीक है, एशियाटिक लॉयन, इसका भी ये नेचुरल हैबिटेट है। और एक आपका जो है जंगली गधा है, इसका भी ये नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। तो भारत में ये जो आपका रन ऑफ कच्छ है या फिर गिर नेशनल पार्क है, उसके भीतर आपको ये दोनों के दोनों जानवर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और स्टेट आपका अगर आपको पूछा जाएगा तो गुजरात है। उसके अलावा एक और चीज़ याद रखना बच्चे कि ये दोनों ही जानवर जहाँ पे पाए जाते हैं ना, यहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान हैं, और उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बन्नी घास के मैदान कहा जाता है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। तो जो बन्नी ग्रासलैंड है, बन्नी घास के मैदान है, उनमें जो है दोनों जानवर ओरिजिनली नेचुरली जो है पाए जाते हैं। उसके अलावा इसे जो है कुछ और नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि गधा तो हम कह रहे हैं पूरे हिंदी में जो है ऐस का मतलब होता है गधा, है ना। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो गुजरात के लोग हैं, गुजराती भाषा में इनको लोकली क्या कहा जाता है, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए, इसे जो है खुर या फिर आपका गोद खुर, ठीक है, ये कहा जाता है गुजराती लैंग्वेज में। उसके अलावा जो है इसे जो एशियाटिक वाइल्ड एस है, इसे जो है आपका ओनिगर भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा याद रखना कि ये जो है एशियाटिक वाइल्ड एस जो है ये रन ऑफ कच्छ में गुजरात में पाया जाता है। और उसके अलावा जो है बच्चे पाकिस्तान में भी, ठीक है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है अफगानिस्तान में भी है। तो एशिया में भी जो है आपका इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और बहुत कम पॉपुलेशन में भी जो है आपका अफगानिस्तान में ये एशियाटिक जो वाइल्ड एस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि भारत के अलावा पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, क्योंकि जो एक्सटेंशन है ना रन ऑफ कच्छ का ही, यही जो है आपका पूरा का पूरा सिंध प्रांत तक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर पाया जाता है, उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, और इसके प्रोटेक्शन के लिए जो है आपका यहाँ पे गिर नेशनल पार्क भी बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब करंट अफेयर की बारी है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसकी मेजबानी कौन से राज्य को दी गई है? बताइए बताइए बच्चे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये हर साल ही हो रहे हैं ना, हर साल ही होते हैं टूर्नामेंट, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टूर्नामेंट भी है, नेशनल लेवल पे गेम होते हैं, ठीक है। भारत सरकार खेलों को प्रमोट कर रही है, उसके तहत जो ये आपके खेलो इंडिया इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। तो ये आपको बताना है कि 2025 में दोनों ही जो आपके टूर्नामेंट हैं ये कौन से स्टेट के द्वारा होस्ट किए जाने हैं। जल्दी से आंसर बताइए इसका। आयुष बताओ जरा क्या है इसका आंसर? खेलो इंडिया यूथ गेम्स बताइए ये कहाँ पर होने वाले हैं? यूपी में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है या फिर हरियाणा में है? कहाँ पर है ये? बिहार में है, ठीक है। ये बच्चे आपका बिहार में है। बिहार में होने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में किस राज्य ने पहला स्थान जीता है? अब भले ही इस प्रतियोगिता का नाम 2023 के नाम से है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन का जो रिजल्ट आया है ना वो आपका 2024 में आया है, ठीक है। तो ये जो है आपका नवंबर 2024 है, इसीलिए बच्चे न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। उत्तराखंड है, गुजरात है, उड़ीसा है या फिर आपका केरला है, कौन सा स्टेट है जिसने कि क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 कंपटीशन जीता है? बताइए। उत्तराखंड है, गुजरात है, उड़ीसा है, केरला है, किसने जीता है ये जीता है आपका गुजरात ने, ठीक है, गुजरात ने जीता है बच्चे। 2023 के नाम से है, 2024 में आया है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन हुए थे,
दिल्ली से पहले ना, तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे कौन से गठबंधन ने या फिर कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई है। अब यहाँ पे दो तो गठबंधन के नाम दिए हुए हैं, महायुति गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी है, ठीक है, दोनों ही बचे अलायंस है। फिर तीसरी जो है आपकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर चौथी भी आपकी पार्टी है एनसीपी, ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो जरा इसमें मुझे बताइए कि किसकी सरकार यहाँ पे बनी है, बताइए। अभी नवंबर 2024 में यहाँ पे सरकार बनी है, किसकी सरकार बनी है? महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में दोनों जो आपके इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र के भी और दिल्ली के भी, दोनों के रिजल्ट से कुछ ना कुछ आपको पूछा जाएगा, सीएम का नाम ही पूछ दिया जाएगा, है ना। तो दोनों को ही बच्चे आपको याद रखना है। महायुति, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। महायुति अलायंस, अलायंस मतलब पता है ना, जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिलकर के जो है सरकार बनाती है उसे अलायंस कहा जाता है। अधिकतर जो है देखने को हमें मिलता है, आप लोग तो देख रहे हैं जो हमारी केंद्र की सरकार है वो भी अलायंस की ही सरकार है ना, किसी एक पार्टी की नहीं है, एनडीए की सरकार बनी हुई है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका महायुति गठबंधन है। अब यहाँ से क्या प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि महायुति गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी आ सकती हैं, कौन कौन सी पार्टी आती हैं, और दूसरा जो है आपका महाविकास अघाड़ी है, क्योंकि एक दूसरे के जो है अपोजिशन में है, ठीक है। इनमें जो है कौन कौन सी पार्टी आती है। तो पहले मैं आपको बच्चे बता दूं कि यहाँ महाराष्ट्र की विधानसभा की अगर हम बात करें ना, तो टोटल यहाँ पे 288 विधानसभा सीटें हैं, 288, ठीक है। 288 में रिजल्ट अगर आप लोग देखेंगे 132 बीजेपी ने जीती है, बाकी जो है आपकी बाकी पॉलिटिकल पार्टी है। मतलब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको कि मेजोरिटी मिल रही हो और वो अकेले ही सरकार बना ले, बीजेपी भी नहीं, है ना। तो इन पार्टियों को अगर सरकार बनानी है तो सबको जो है आपस में मिलकर के गठबंधन करना होगा, उसके बाद में ही जो है सरकार बनेगी। तो वही यहाँ पे हुआ भी, बीजेपी ने जो अपनी अलायंस पार्टी थी उनके साथ में गठबंधन किया और उनकी सरकार बनी है, ठीक है। तो ये जो आपकी महायुति अलायंस है, इससे आपको पूछा जाएगा कौन कौन सी पार्टी यहाँ पे आती है। तो महायुति में जो है आपका एक तो बीजेपी आती है, एक आपकी शिवसेना है, एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना, ठीक है, और एक जो है आपकी एनसीपी है, ये अजीत पवार वाली एनसीपी। उसके बाद में बच्चे आपको पूछा जाएगा कि जो महायुति विकास अघाड़ी है, जिसने जो अपोजिशन का काम यहाँ पे कर रही है, उसमें आपकी कौन कौन सी पार्टियां हैं। तो उसमें आपकी कांग्रेस है, उसमें आपकी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, ठीक है, और उसमें आपकी एनसीपी है, एनसीपी जो है आपकी ये शरद पवार वाली एनसीपी, ठीक है। अब ये जो है मूल रूप से तो एक ही पार्टी थी, एनसीपी भी पहले एक ही बनी थी, लेकिन उसमें से अजीत पवार चले गए तो वो आपकी दो पार्टियां बन गई, ठीक है, एक एनसीपी एसपी और एक आपकी सिर्फ एनसीपी। उसी तरीके से आपकी शिवसेना भी है, वो ऊपर वाले कहते हैं हम जो है असली शिवसेना है, ये कहता है कि हम असली शिवसेना है। तो ये पार्टियां जो है ब्रेक हो रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपके दो प्रकार के यहाँ पे गठबंधन है, जो कि मेजर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है, यहाँ की जो राजनीति है, वहाँ पे सबसे बड़ा जो है ये रोल निभाते हैं, ठीक है, दोनों ही, महायुति गठबंधन भी और महाविकास अघाड़ी भी। लेकिन फिलहाल जो सरकार बनी है वो महायुति गठबंधन की है, यानी कि बीजेपी की और उनकी जो अलायंस पावर है उनकी जो है सरकार बनी है। आपको पूछा जाएगा कि सीएम कौन बना है, तो सीएम बच्चे जो देवेंद्र फडणवीस है, ये बीजेपी के ही लीडर हैं, इनको जो है आपका सीएम के पोस्ट के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मिलाप, इसका संबंध किससे है, बताइए। ऑपरेशन मिलाप, हाँ, दो शिवसेना है, दो शिवसेना, क्योंकि शिवसेना के जो लीडर थे वो भी पिछले साल अपनी पार्टी को छोड़ करके चले गए थे। एक नाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है ना, वो कह रहे हैं कि हम जो है असली शिवसेना है। जो पुरानी वाली शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, ठीक है, जो कि कांग्रेस के साथ में है। जो एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना है वो बीजेपी के साथ में है, ठीक है। दोनों को ही शिवसेना ही कहा जाएगा बेसिकली। वो कहती है हम असली हैं, ये कहती है हम असली हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस रखना है कि एक नाथ शिंदे वाली है और एक आपकी उद्धव ठाकरे वाली है, ठीक है। बताइए बच्चे, ये जो ऑपरेशन मिलाप है इसका संबंध किससे है? इंडियन आर्मी है, दिल्ली पुलिस है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, या फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। देखिए, ऑपरेशन मिलाप जो है, जो बिछड़े हुए बच्चे होते हैं या फिर जिनको जो किसी न किसी प्रकार का बच्चे जो चाइल्ड अब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं ना, जितने भी आपके चाइल्ड से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उनका अगर ये बच्चे शिकार होते हैं, किसी का किडनैप कर लिया जाता है, किसको जो है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जो है जो फंस जाते हैं, तो इस तरीके से बच्चे जो है एक अपने घरों से जो है आपके गायब हो जाते हैं। तो उन बच्चों को वापस उनके घर में लाने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा, जो आपकी दिल्ली पुलिस है उनके द्वारा जो है इनिशिएटिव शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन मिलाप आपको याद रखना है, दिल्ली पुलिस का है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली पुलिस, वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये आपका कहाँ पर हुआ था? टूरिज्म से रिलेटेड है, यह आपका असम में है, ठीक है, असम में हुआ था। अगला है बच्चे, लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान की शुरुआत कहाँ पर
की गई है। बताइए, हम होंगे कामयाब, ये बेसिकली क्या है, जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये एक प्रकार का इनिशिएटिव शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है, एमपी में इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अगला है आपका 2025 इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है और इसकी जो नीलामी थी वो पिछले साल ही हो गई थी। तो नीलामी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं, और ये जो खिलाड़ी हैं ये आज तक की आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ठीक है। बताइए जरा कौन बिके हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी बचे। आईपीएल 2025 का जो ऑक्शन हुआ था पिछले साल, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी जल्दी से बताइए। विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, रोहित शर्मा है, या फिर आपका शुभमन गिल है। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, नीरज कुमार। वेरी गुड, ये है आपका ऋषभ पंत, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे, चूंकि ये आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगी खिलाड़ी है, तो इनका आपको अमाउंट भी पूछा जाएगा और इनकी टीम भी पूछी जा सकती है कि कौन सी टीम ने इतने रुपए दिए हैं इनको खरीदने के लिए, ठीक है। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड प्लेयर बताती हूँ जिन्होंने कि जो सबसे ज़्यादा पैसे लिए हैं आज तक की आईपीएल हिस्ट्री में। तो इस बार ही 2025 के ही ऑक्शन में बचे आपके दो खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत है, इनको जो है 27 करोड़ में खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट ने। फिर आपके श्रेयस अय्यर हैं, इनको 26.75 करोड़ में खरीदा है पंजाब किंग्स ने, ठीक है। पिछली बार की जो आईपीएल हुई थी उसमें आपके कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो मिशेल स्टार्क को खरीदा था, उनको खरीदा था 24.75 में, ठीक है। और उसके बाद जो आपके रिकॉर्ड होल्डर हैं वो आईपीएल 2025 के ही ऑक्शन में आपके बिके हैं। वेंकटेश अय्यर हैं, इनको 23.75 करोड़ में है। तो ये वो खिलाड़ी हैं आईपीएल की हिस्ट्री में जिन्होंने कि आज तक, मतलब जो कि आज तक की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कम से कम जो है टॉप 2 याद रखना, एक आपका ऋषभ पंत हो गया, एक आपका श्रेयस अय्यर हो गया, ठीक है। दोनों की टीम्स याद रखना, और रुपए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 27 करोड़ है, इनका जो है आपका 26.75 करोड़ है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। बताइए बच्चे, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कोई ब्रिज, ऐसे ब्रिज आप लोगों ने देखे होंगे ना, जो बीच से ऐसे खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, ठीक है। जब आपका जहाज आता है तो जहाज बच्चे ब्रिज पर ना टकराए उसके लिए जो है वो लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, फिर जहाज चला जाता है, फिर वो वापस से बंद हो जाता है, इसे कहा जाता है आपका लिफ्ट ब्रिज, ठीक है। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, बताइए। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जगहों को जोड़ेगा। तो रामेश्वरम जो कि एक आइलैंड है, ये भारत के मुख्य जो भूभाग है ना वहाँ से अलग है रामेश्वरम, ठीक है, जहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। तो रामेश्वरम और जो कन्याकुमारी है, दोनों के बीच में जो बच्चे ट्रेन चलती है ना, वहाँ पे जो है आपका पम्बन ब्रिज जिसे कहा जाता है। तो पम्बन ब्रिज भारत का जो है पहला जो है आपका वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, और ये आपका रामेश्वरम में बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, देश की प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई है। देश की प्रकृति परीक्षण अभियान, अब ये एक नेशन वाइड कैंपेन है, ठीक है, जो कि इंडिया के कल्चर से, इंडिया के एटमॉस्फेयर से, पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। किस किस तरीके का अभी हमारा कल्चरल डैमेज कितना हो रहा है, इन्वायरमेंटल डैमेज कितना हो रहा है, तो इसको जो है एनालाइज करने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए इस तरीके का एक अभियान चलाया गया है। और इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश से की गई है, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से, आंध्र प्रदेश से की गई है। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर 4 वर्ष का निलंबन आदेश लागू किया है, ठीक है। और एक मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि वो जो है आपके कुश्ती के खिलाड़ी हैं। बताइए आप कौन से खिलाड़ी हैं। 4 साल का बैन, बताइए। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा जिसे हम कहते हैं, नाडा के द्वारा 4 साल का सस्पेंशन इन पे लगाया गया है। कौन से खिलाड़ी हैं ये। ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पूनिया। वेरी गुड बच्चे, बजरंग पूनिया है, ठीक है। बजरंग पूनिया पे 4 साल का बैन लगा दिया गया है, और ये खिलाड़ी किसके हैं, कुश्ती के खिलाड़ी, यानी कि रेसलर है। अब जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट की बुनियादी संचार भाषा या प्रोटोकॉल कौन से हैं। बिना इसके इंटरनेट नहीं चलता है। बताइए बच्चे। बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, बेसिक कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज या फिर प्रोटोकॉल, इसके बिना इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है
वो इसके बिना बिल्ट नहीं होगा। क्या कहा जाता है इनको? टीसीपी आईपी, ठीक है, टीसीपी और आईपी। टीसीपी और आईपी दोनों की ही आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो दोनों की फुल फॉर्म भी हमेशा याद रखना। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें आपके जो दो वर्जन है IPv6, IPv4 और IPv6, इनके बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, दोनों के बारे में याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ISDN का फुल फॉर्म बताइए। ISDN इसका फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटर होगा क्या है? कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है बच्चे, बताइए जल्दी से। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इंटीग्रेटेड सर्विसेज या इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, क्या है ये जब आप नेटवर्क चैप्टर पढ़ते हैं कंप्यूटर में तो वहाँ पे जो है आपका ये ISDN पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेटवर्किंग जो है आपका कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इसका पूरा नाम है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब ये होता क्या है बच्चे? ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो कि यूजर्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा देखेंगे, इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये जो ISDN टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी भी है। अब महंगी होने के कारण जो है बहुत सारे नेटवर्किंग सिस्टम ऐसी हैं, ये पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तो एक तरीके से मतलब ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो धीरे 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 जो है ख़त्म होने के कगार पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा ISDN के बारे में याद रखना कि ISDN का मतलब क्या होता है। इट यूजेज द एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क बट डिजिटाइज इट टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो टेलीफोन नेटवर्क है उसी का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन बिल्ड करता है, ठीक है, और वहीं उसी के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छी स्पीड भी प्रोवाइड करता है। लेकिन ज़्यादा महंगी होने के कारण जो है इस नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल अब बहुत सारी कंपनियों के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में याद रखना बच्चे। ISDN हैज़ 2 टाइप ऑफ चैनल्स, इसमें आपके 2 चैनल्स होते हैं। एक आपका B चैनल होता है डेटा के लिए और एक आपका D चैनल होता है जो कि सिग्नलिंग और कंट्रोलिंग के लिए होता है, ठीक है। ISDN हैज़ 2 टाइप ऑफ सर्विसेज, बेसिक रेट इंटरफेस होता है BRI और एक आपका प्राइमरी रेट इंटरफेस होता है PRI। BRI इज द लोअर टायर ऑफ सर्विसेज वाइल PRI इज द मेन सर्विस। उसके बाद में बच्चे ये जो मैंने आपको बताया कि अभी तक के जितने भी नेटवर्किंग सिस्टम थे, है ना, जिसमें कि आपका इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, उसमें से सबसे हाई स्पीड वाला जो है आपका ISDN है, लेकिन उसका इस्तेमाल महंगा होने के कारण बहुत सारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं वो नहीं करती हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके जो 2 सर्विसेज हैं या 2 प्रकार की सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, एक आपका BRI है, एक आपका PRI है, लेकिन मेनली जो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं वो PRI को इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो बेसिकली ये जो आपके छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये आपका कहाँ पे पूछा जाएगा? जब फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एब्रीवेशन वाला जो क्वेश्चन बनता है, फुल फॉर्म वाला जो क्वेश्चन बनता है, वो अधिकतर जो है इसी तरीके के अंदर से चीज़ से पूछा जाता है आपको, है ना। बहुत बेसिक तो नहीं पूछा जा रहा है अभी, ठीक है। अच्छे लेवल के जो है फुल फॉर्म आते हैं और फुल फॉर्म आते हैं, या 101% है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, कंप्यूटर का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर बीच में इस तरीके की फुल फॉर्म आती है तो उनको वहीं पे जो है याद कर लेना है। बाकी आप अलग से अगर उसे करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी बच्चे फुल फॉर्म हो जाएंगे, फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और फिर याद नहीं रहती है लंबे समय तक, ठीक है। तो जब भी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ जो है वहीं पे याद कर लें, उसकी फुल फॉर्म भी वहीं पे याद कर लें, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ARPANET, इसका बताओ। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ARPANET, और पिछली बार भी आया है 2019 वाले में। ARPANET बताओ, ARPANET इसका फुल फॉर्म क्या है? कौन सा वाला है? ये तो बच्चे बहुत बेसिक है, ये गलत नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। अगर ये आ जाए अभी दोबारा से तो ये कम से कम गलत ना हो। बताइए क्या है इसका पूरा नाम? ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट अकाउंटेंसी नेटवर्क है, एडवांस नेटवर्क रिसर्च प्रोटेक्ट एजेंसी है, ठीक है। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, एडवांस रिसर्च प्रोटेक्ट अकाउंटेंसी नेटवर्क। ध्यान से पहला सही जवाब आया है रोहित चौहान, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। एडवांस्ड नेटवर्क रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। मैंने आपको क्या कहा? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। मैं सोच के चल रही हूँ कि इतना बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा फुल फॉर्म में, अच्छी फुल फॉर्म पूछी जाएंगी, लेकिन अगर ये आ गया और नहीं किया तो बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये बच्चे आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको करके आना ही आना है। अभी तो इसके बारे में और ज़्यादा जो इसकी और डिटेलिंग है उसके बारे में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको याद कर लो, इसे रट लो बच्चे, ठीक है।
अब देखना इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है। आरपानेट बेसिकली जब इंटरनेट शुरू भी नहीं हुआ था ना बच्चे, या फिर कह सकते हैं कि इंटरनेट की जो इनिशियल शुरुआत थी वो आरपानेट से ही हुई है ना। एक बहुत छोटे स्तर पे जो है आपका, बहुत छोटे लेवल पे, बहुत छोटे कम एरिया में जो है इंटरनेट को स्थापित करने की कोशिश की गई थी, और उसी कोशिश का रिजल्ट है आपका आरपानेट। ठीक है, तो आरपानेट जो है ये फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 1969 में। आपको पूछा जाएगा किसने इम्प्लीमेंट किया था, 1969 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इट वाज क्रिएटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, यूएस डिफेंस जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इसे बनाया गया था। और इसे बच्चे पहली बार जो है आपका ये कह सकते हैं आप कि ये पहला पब्लिक पैकेट स्विच कंप्यूटर नेटवर्क था, जिसको कि मोडेम के द्वारा, जो आपका मॉडर्न आपका इंटरनेट है ना, उनमें जो भी आपकी प्रोसेस होती है, जो भी आपके चीज़ें होती हैं, इंटरनेट से कनेक्शन बैठाया जाता है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इसकी के बाद आपकी स्टार्ट हुई थी ना। तो आरपानेट जो है पहले यूएस डिपार्टमेंट जो है आपका डिफेंस का, उनके द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए आपका बनाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है आपका इसे पब्लिक इस्तेमाल के लिए खोला गया, और उसी का एक एडवांस वर्जन हम उसे क्या कह रहे हैं, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, तो आरपानेट को आपको याद रखना है 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला आपका है JAR। इसका क्या मतलब है, जार। कई बार आप लोगों ने किसी फाइल पे बच्चे ऐसा लिखा हुआ देखा है .JAR, जार फाइल, ये एक्सटेंशन है बेसिकली। .JAR इसका क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछा हुआ है बेसिकली आपको। क्वेरी एप्लीकेशन रैपिड डेवलपमेंट, जावा एप्लीकेशन रिजोल्यूशन, जावा आर्काइव, या फिर jQuery एप्लीकेशन रिजोल्यूशन। क्या मतलब है इसका, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जनातुल सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर बी जावा एप्लीकेशन रिजोल्यूशन। बताइए मुझे, अभी तक एक सही जवाब नहीं आया है इसमें। क्या मतलब है इसका, जावा आर्काइव। ठीक है, जावा आर्काइव है, और इस फाइल का जो जावा आर्काइव की जो फाइल एक्सटेंशन है वो भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना .JAR। ठीक है, जैसे हम .PPT लिखते हैं ना, ठीक है, जैसे जो है आपका वर्ड की एक्सटेंशन, जो वर्ड की फाइल होती है उनका एक्सटेंशन अलग होता है, जो पावर पॉइंट की फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन अलग होता है, उसी तरीके से जो है आपका ये .JAR की फाइल्स होती हैं। अब ये है क्या चीज़, जावा जो आर्काइव्स है ये क्या चीज़ है बच्चे, ये जो है आपका एक फाइल का ही टाइप है, और ये है कंप्रेस्ड फाइल दैट बंडल्स मल्टीपल जावा रिलेटेड फाइल्स इनटू वन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो जावा जो आपकी लैंग्वेज है ना, जावा लैंग्वेज में जो आपकी फाइल्स बनती हैं, उन फाइल्स को अगर आप बहुत सारी फाइल को एक जगह कंप्रेस करके उन्हें जो है आपका छोटा रूप दे दे, तो उसे क्या कहा जाता है, उस संकलन को क्या कहा जाता है, उस ग्रुपिंग को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जावा आर्काइव। ठीक है, बहुत आसान सा है। आर्काइव का मतलब क्या है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करके रखना, है ना। तो ये जावा आर्काइव जो है आपका है, और ये जो फाइल्स हैं ये jar files are used to distribute and deploy Java applications, libraries and the modules। ठीक है, इनको एप्लीकेबल करने के लिए या फिर इसको जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, और फाइल एक्सटेंशन अगर पूछा जाएगा तो .JAR। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट किस प्रकार की प्रणाली है। इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ व्हाट, बग्स, परस्पर जुड़े नेटवर्क, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, बीच में एडवर्टीजमेंट क्यों आता है, ये तो आपको यूट्यूब से पूछना पड़ेगा। बताइए मुझे, इंटरनेट डैश की एक प्रणाली है, किस चीज़ की। अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कम से कम ये तो गलत ना हो। किस चीज़ के सिस्टम को कहा जाता है इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, है ना। बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे सर्वर, बहुत सारी चीज़ें जो है आपस में जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोग आपस में जुड़े होते हैं, और ये जो आपके इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है आपका इंटरनेट। परस्पर जुड़े नेटवर्कों को क्या कहा जाता है, इंटरनेट। देखिए, अब इंटरनेट के बारे में भारत के दृष्टिकोण से बच्चे कुछ मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक तो आरपानेट हमने पढ़ लिया। अब इंटरनेट की अगर हम भारत में बात करें तो भारत में कब कब आया और कैसे कैसे आया, कौन इसको लेकर के आया। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो 1986 में 1986 में एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क
ठीक है, ये जो है इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? इंडियन गवर्नमेंट एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए इनके द्वारा बच्चे सबसे पहली बार जो है आपका इंटर एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क आपका लॉन्च किया गया था 1986 में। उसके बाद ये पब्लिकली जो है आपका नहीं होता, बेसिकली जो सरकारी कामकाज है या फिर एक तरीके से देखने के लिए कि भारत में जो है आपका इंटरनेट किस तरीके से जो है आपका होगा, तो भारत सरकार की जो पहली इनिशिएटिव थी, पहली पहल थी, वो आपकी 1986 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद में आता है कि पहला पब्लिक इंटरनेट जो है भारत में कब लॉन्च किया गया था, कब जो है इसे पब्लिकली पब्लिक के इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया गया था, तो उसमें आपका आता है 15 अगस्त 1995, है ना। 15 अगस्त 1995 में ये जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है विदेश संचार निगम लिमिटेड, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारत में जो इंडिया का पहला साइबर कैफे था वो कहाँ पर खुला था और कब खुला था? ठीक है, तो मुंबई में बच्चे पहली बार खुला था, ये rediff.com इसका नाम था और 1996 में इसे खोला गया था। उसके बाद बच्चे ICICI ये पहला ऐसा बैंक था, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो पहला ऐसा बैंक था जिसने कि अपनी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो इंटरनेट पे प्रोवाइड की। ठीक है, तो भारत का पहला ऐसा बैंक जिसने कि अपनी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट किया था, इसने जो है 1997 में आपका काम कर दिया था। उसके बाद में आता है कि भारत में फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो भारत में फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट किसे कहा जाता है? विजेंद्र के सिनेगल को कहा जाता है, क्योंकि जब BSNL के द्वारा 1995 में भारत में पब्लिक नेटवर्क या फिर पब्लिक इंटरनेट को लॉन्च किया गया था, तो उसके बच्चे जो अध्यक्ष थे उनका नाम था विजेंद्र के सिनेगल। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भारत में इंटरनेट से रिलेटेड आपको चीज़ें याद रखनी है। पहला साइबर कैफे याद रखना है, भारत में कब इसे पब्लिकली ओपन किया गया था, भारत में सबसे पहले इंटरनेट की कवायद किसने शुरू की थी, तो बच्चे उसमें जो है आपको इस मिनिस्ट्री का याद रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपका शुरू किया था और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में इन्होंने मिलकर के ये आपका शुरू किया था, यानी कि UNDP के साथ में मिलकर के। ठीक है, और ये आपका 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, ट्रेड माइक्रो क्या है? ट्रेड माइक्रो वायरस प्रोग्राम है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, केवल एक प्रोग्राम है, या फिर सभी कुछ है? उपरोक्त सभी क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आएगा बच्चे, और जो ट्रेंड माइक्रो है ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है, इसको देखने के लिए या फिर जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है उसको बहाल करने के लिए, उसको जो है बचाने के लिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट अभी मार्केट में है ना, जैसे दुनिया भर के जो है आपके एंटीवायरसेस हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के जो है ये प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। ठीक है, तो ये एक कंपनी भी है, नाम भी इसका याद रखना, ट्रेंड माइक्रो इसका नाम है, और एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी है और बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी भी है। ठीक है, तो ट्रेंड माइक्रो ये जो है अमेरिकन जापानीज साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और ये कंपनी जो है ग्लोबली डिस्पर्स्ड R&D करती है किस चीज़ में, 16 लोकेशंस में। ठीक है, और किस चीज़ के लिए काम करती है बच्चे? ये कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए जितने प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं उन प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आ सकता है, और अगर ये आएगा कि ये आपकी एक प्रकार की साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तभी भी आपका सही होगा आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना मुझे। अगला प्रश्न है, अमूर्त निर्देशों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, बताइए क्या कहा जाता है बच्चे उससे? जो कंप्यूटर आपका काम कर रहा है आपके कहने पे, या फिर आप जो है जो भी उसे एक तरीके से जो भी उसे निर्देश देते हैं, जो भी डायरेक्शंस उसे देते हैं, वो उसे फॉलो कर लेता है। ठीक है, तो क्यों करता है? वो जो डायरेक्शंस हैं उनको क्या कहा जाएगा, किस रीज़न से उसे फॉलो करता है, क्या कहते हैं उसे? हार्डवेयर कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, या फिर आपका स्टोरेज भंडारण कहा जाएगा, या फिर इनपुट आउटपुट कहा जाएगा? ऑप्शंस बहुत आसान है, ज़रूरी नहीं कि इतने ही आसान आपको ऑप्शंस दिए जाए। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा ध्यान से बच्चों से पढ़ लेना। क्या पूछा हुआ है? द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एब्स्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसे समझाने के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस देते हैं, और वो जो आपके सेट ऑफ डायरेक्शंस हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, उन्हें ही मिलकर के जो आपके जो चीज़ बनती है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है ना। बिना सॉफ्टवेयर के बच्चे
कीबोर्ड जैसा काम नहीं करेगा, बिना सॉफ्टवेयर की जो माउस है वो माउस जैसा काम नहीं करेगा, ये जो मॉनिटर है ये मॉनिटर जैसा काम नहीं करेगा। हर किसी को काम करने के लिए, हर हार्ड ड्राइव जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इनको काम करने के लिए इनके अंदर जो है आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उन्हीं की डायरेक्शंस पे जो है आपके काम करते हैं, है ना। आप जो है कीबोर्ड में अगर कंट्रोल दबा रहे हैं तो कंट्रोल वाला काम कर रहा है, आप अगर डिलीट दबा रहे हैं तो डेटा आपका डिलीट हो जा रहा है ना। उसे कैसे पता है कि मुझे यही काम करना है, तो उसको कैसे पता है, क्योंकि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के वो काम नहीं करेगा। अगला बच्चे आपका EXE का मतलब क्या है? कमांड फाइल है, एक्सप्रेस फाइल है, निष्पादन योग्य फाइल है, एग्जीक्यूटिबल फाइल या फिर आपका सिस्टम फाइल। EXE कौन सी फाइल, कौन सी फाइल है, जल्दी से बताइए इसका। ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटिबल फाइल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन यादव, वेरी गुड बच्चे, ये है आपका एग्जीक्यूटिबल फाइल, ठीक है। व्हाट डज EXE मीन्स? एग्जीक्यूटिबल फाइल का मतलब है आपका EXE फाइल। देखिए, all EXE files is a computer file that contains instruction that can be directly executed by the system when open, essentially allowing a program to run on your computer, ठीक है। तो ये फाइल्स जो है आपकी एग्जीक्यूटिबल फाइल क्या है, ये बेसिकली यही है कि कंप्यूटर का जो काम है वो उसको अब करना है, ठीक है। तो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो आपकी फाइल्स होती हैं उनके लिए बच्चे क्या कहा जाता है? EXE फाइल कहा जाता है। अगला है आपका, उस टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जिसमें कि डेटा को अपडेट करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन ये आपका बना है तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए बच्चे। क्या पूछ रहा है आपको? नेम द टेक्नोलॉजी इन विच मेमोरी इज यूज्ड टू अपडेट डेटा। जब डेटा आपका अपडेट हो रहा होता है, ठीक है, तो उस दौरान बच्चे जो आपकी चीज़ हमारे काम आती है, अब क्या काम आता है? वर्चुअल मेमोरी काम आती है, मेन मेमोरी काम आती है, सहायक स्मृति यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी काम आती है, या फिर आपकी कैश मेमोरी काम आती है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाएगा जब आपका जो डेटा है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, कुछ भी कोई भी चीज़ आपकी जो है अपडेट हो रही है, तो जो अपडेशन पीरियड है, ठीक है, वो जो अपडेशन पीरियड है, वो जो टेम्पररी पीरियड है जहाँ पर कि डेटा आपका स्टोर होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आया है कपिल तोमर, ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन यादव, ऑप्शन नंबर डी। कुमार सोहित यादव, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। सूर्य प्रताप, वेरी गुड बच्चे। ये है आपका जो है कैश मेमोरी है, ठीक है। कैश मेमोरी आप लोगों ने एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, आता है क्वेश्चन ये, है ना। सबसे तेज हाई स्पीड वाली जो मेमोरी है वो कौन सी है? उसमें अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा ना, तब आप कहेंगे कि वो आपकी कैश मेमोरी है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में होगा तब आपका रजिस्टर होगा, लेकिन रजिस्टर बहुत कम जो है ऑप्शन में दिया जाता है। अभी तो थोड़ा सा अपग्रेडेड जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तब आपका रजिस्टर बच्चे ऑप्शन में आता है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या कहेंगे कि कैश मेमोरी सबसे तेज है, ठीक है। तो कैश मेमोरी बेसिकली क्या है? इसकी जो फाइल्स होती है कैश मेमोरी की, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कोई फाइल्स होती है, फाइल के एक्सटेंशन में जो है लिखा होता है टेम्प, टेम्परेरी, है ना, परमानेंट नहीं, टेम्प। इसका मतलब क्या है? कैश मेमोरी क्या है? ये एक टेम्परेरी मेमोरी की जैसे काम करता है। जब डेटा आपका अपडेट हो रहा होता है, ठीक है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, ठीक है, जो CPU है वो उसे प्रोसेस कर रहा होता है, तो उस दौरान बच्चे वो जहाँ जिस मेमोरी में रहता है उस मेमोरी को कहा जाता है आपका कैश मेमोरी, ठीक है। हो गया क्लियर इतना? तो इसका ये क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि इसी भाषा में आपको प्रश्न पूछा जाए, इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और उसके बाद में वो कैसे आपको पूछा जा सकता है, बस उसके लिए तैयार रहना है ना। मैं आपको कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये आपका कैश मेमोरी है। इसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .temp, ठीक है। देखिए, कैश मेमोरी इज यूज्ड is a small fast memory that store frequently accessed data from the main memory, allowing for the quicker access by the CPU.
दिस मीन्स वेन एवर डेटा इज अपडेटेड द कैशे इज ऑल्सो अपडेटेड। ठीक है, तो हमेशा जो है आपका ये टेम्परेरी मेमोरी के जैसे काम करता है। जो आपका सीपीयू है वो जब डेटा को प्रोसेस कर रहा है, जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से जो है डेटा अगर सीपीयू प्रोसेस करने के लिए जा रहा है या फिर जो प्रोसेस्ड डेटा है वो मेन मेमोरी की तरफ आ रहा है, तो बीच में जो बच्चे जो मेमोरी क्रिएट होती है बहुत कम समय के लिए, बहुत छोटी एरिया में और बहुत फास्टली, ठीक है, बहुत तेजी से काम करती है, इसे कहा जाता है आपका कैशे मेमोरी। ठीक है, इसीलिए आपका प्रश्न आएगा कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तब आपका आंसर होगा कैशे मेमोरी। ठीक है, अभी रजिस्टर अगर ऑप्शन में आएगा तो रजिस्टर ही आंसर करके आना। ठीक है, चलिए ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था। फिर आपकी 11 बजे क्लास होती है दूसरी वाली, उसके लिए मैंने आपको पहले ही छोड़ दिया है। और उसके अलावा बच्चे इसी तरीके से अगर आप टॉपिक वाइज रिवीजन हमारे साथ में करना चाहते हैं, जीके का, कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, करंट अफेयर का, तो उसके लिए जो है हमारे मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे। वहाँ पे जो है आपका स्टैटिक जीके और ये सारे के सारे सब्जेक्ट का आपको टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस करवाई जा रही है। रोज़ सुबह जो है आपकी 8 बजे क्लास उसमें होती है, लाइव इंटरेक्शन होता है, लाइव क्लास होती है और टॉपिक वाइज जो है हम प्रैक्टिस उसमें करते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।